एकता ने याद करने की कोशिश की, पर वह याद नहीं आया। दफ्तरी खत जिस डाक में मिला था, अगली डाक में पीएल शर्मा का जाति खत मिला तो एकता को याद आया कि वह रघु का कुछ वाकिफ था, पर कभी नहीं आया था। पर 2-3 बार बाहर पार्टियों में उसे रघु के साथ मिला था। रघु के किसी दोस्त के दफ्तर में काम करने के ख्याल से एकता को कुछ झिझक सी हुई, पर इसी झिझक से एकता को सुरखरू करने के लिए पीएल शर्मा ने जाति खत लिखा था। इसीलिए एकता ने इल्तला दी कि वह इंटरव्यू के लिए ठीक तारीख पर पहुंच जाएगी। एकता जब बंबई पहुंची, वहां प्रिया के घर ठहरने के लिए जाते हुए मैरीन ड्राइवर की भीड़ उसे बुरी नहीं लगी। ढलती हुई शाम में अभी हल्की सी रोशनी थी, मन की एक रौ की तरह। इसी बंबई में एकता ने कई साल उतावले समुद्र जैसे अपने मन की हालत भी देखी हुई थी, पर आज सड़क पर से गुजरते हुए सड़क के दाईं ओर बहता हुआ सागर उसे उतावला पड़ा नहीं, हौले से लहराता हुआ दिख रहा था। सड़क की रोशनियां बाहें फैलाकर सागर के पानी को छू रही थी और छू के कांप रही थी, जैसे कोई हकीकत की हद से निकलकर वर्जित सपनों को हाथ लगा ले। टैक्सी सड़क के जिस हिस्से में से गुजर रही थी, प्रिया का घर उससे बहुत दूर नहीं था। एकता ने टैक्सी में से अपनी छोटी सी अटैची निकालकर हाथ में ले लिया और टैक्सी को छोड़कर पैदल चलने लगी। वह प्रिया के घर जाने से पहले सड़क के किनारे पर खड़ी होकर कुछ देर अकेली सागर के पानी में कांपती हुई रोशनी को देखना चाहती थी। पानी की सतह पर अंधेरा बिल्कुल निश्चल पड़ा हुआ है, केवल रोशनी कांप रही है। एकता ने सड़क की चौड़ी मुडेर के पास खड़े होकर अटैची को पैरों के पास रखा और मुडेर पर दोनों कोहनियां रखकर वह सागर की ओर देखने लगी, रोशनी की तकदीर की ओर देखने लगी। दूर पास मुडेर का आसरा लिए कई लोग खड़े थे, कईयों ने अपनी कोहनियां मुडेर पर टिकाई हुई थी। एकता सागर की ओर से आंखें हटाकर मुडेर की ओर देखने लगी। अपनी दोनों कोहनियां उठाकर एकता ने मुडेर की ओर इस तरह देखा जैसे उससे पहले इसी जगह पर सैकड़ों और हजारों लोगों की टिकाई हुई कोहनियों की बहुत मोटी तह की ओर देख रही है। मुडेर जिंदगी की हद की तरह उभरी हुई थी। सागर की लहरें इस हद से टकराकर लगातार पीछे की ओर लौट रही थी। हालांकि उन्हें पता था कि उन्होंने कभी इस हद को पार नहीं किया, कभी पार नहीं कर सकेगी, पर वह फिर भी इसके साथ टकराने के लिए हमेशा आ जाती थी, रुकती नहीं थी। वह क्यों नहीं एक बार में समझ जाती थी कि इस हद को लांघा नहीं जा सकता। एकता सोच रही थी और सोच रही थी कि उसकी तरह इस मुडेर पर कोहनियां टिकाकर खड़े होने वाला हर कोई शायद यही सोचता था। लहरों की बेसमझी एकता को अच्छी लगी, शायद अपने सपनों की बेसमझी की तरह लगी थी। उसके मन में एक चैन सा महसूस हुआ, टिका हुआ नहीं, पानी में कांपती हुई रोशनी की तरह थरथराता सा। तो वह एकता को अच्छा लगा। इस तरह का चैन भी उसने बरसों बाद देखा था। मन में हिलता डुलता चैन का एक टुकड़ा एकता को अच्छा भी लग रहा था और अजन्मीपन सा भी, जैसे वह मन में से पैदा हुई मन की एक चीज न हो, बाहर से आकर मन में पड़ गई किसी उस चीज की तरह हो जो फिर बाहर भी निकल सकती थी। शायद पानी में पड़ गई पानी की उस बूंद की तरह जो पानी से टूटकर किसी सीपी में पड़ना चाहती थी, अपने छोटे से अस्तित्व को पानी के अथाह अस्तित्व से अलग करके देखना चाहती थी। गीली बूंद की शक्ल में नहीं, सूखे और कड़े मोती की शक्ल में। 100 रुपया मेम साहब। एकता को एक आवाज आई और लगा कि कोई उसके पास आकर खड़ा हो गया था। एक पतला सा काला सा छोकरा था। उसने एकता की ओर हाथ बढ़ाया। हाथ में कुछ पकड़ा हुआ था, शायद 100 का नोट था। हमारे पास चेंज नहीं है, एकता ने एक बार छोकरी की ओर देखा, कहा, और फिर ध्यान हटाकर सागर की ओर देखने लगी। मेम साहब, क्या बात है? 100 रुपया एक रात का मेम साहब। सेठ जी तुमको बुलाता है, उधर मोटर में खड़ा है। एक पल के लिए एकता के भीतर कुछ सुन्न सा हो गया। लगा सामने खड़ा हुआ यह पतला सा और काला सा छोकरा ही नहीं, दुनिया में उसे कोई भी नहीं पहचानता। वह भूलकर इस दुनिया में आ गई थी। फिर सुन्न हुए भीतर से एक टीस सी उठी और उसने लड़के की ओर देखा। शट, भाग जाओ यहाँ से। एकता पैरों के पास रखा हुआ अटैची केस उठाकर थके हुए मन से जब प्रिया के घर पहुंची, प्रिया के चमक उठे मुंह की ओर देखकर उसे भी हंसी आ गई।
बिना बुलाए मेहमान आई हूँ। लफ्ज अभी एकता के मुंह में थे, प्रिया झिड़क कर बोली, मर जा कहीं, यह रूखी जबान कहाँ से सीख कर आई है। वकील साहब आज ही 7 दिनों के लिए हैदराबाद गए हैं, किसी नवाब ने बुलाया है। और पूछ मेरे मन से, मैं बैठी यही सोच रही थी कि तुझे एक तार दूं कि तू मेरे पास आ जा। रूखी जबान नहीं भाई, मैंने सोचा कि मैं तुझ पर कुछ एहसान ही कर लूं। अरे जो बुलाकर रात रखते हैं वह 700 रुपया भी देते हैं। वह जगह छोड़कर तेरे पास आई हूँ। और एकता ने प्रिया को अभी अभी घटी वह बात बताई। तू दूर सपनों की दुनिया की ओर ही देखती रहती है, तुझे क्या पता कि इस तरफ क्या होता है। इस तरफ तो जो कुछ होता है वह देख नहीं चुकी, उससे भी बढ़कर बहुत कुछ होता है। पर दूर कहाँ देखें, जहाँ जाया नहीं जा सकता। भाई मैं तो दूर उस ओर देखती रहूंगी, चाहे वहां कभी न जा सकूं। इस ओर के साथ मेरी कभी भी सुलह नहीं होगी। सुलह करने के लिए मेरे जैसे लोग जीते रहें, अगर तेरे जैसे भी सुलह पर उतर आए तो फिर। प्रिया ने बात को बीच में ही छोड़कर एकता को बिठाया और पूछने लगी, चाय बना दूं? रोटी खाने से पहले तू थक गई होगी। हाँ भाई, चाय तो अभी पीऊंगी। अच्छा मुझे यह बता, खाएगी क्या? देख प्रिया, जो कुछ घर में बना है खा लूंगी, पर तू मेरे पास आकर बैठ जा। इस बार मैं तुझे यह बिल्कुल नहीं करने दूंगी तू हर वक्त चौके में ही बैठी रहे। तुझे 7 चीजें रांधने का खपत है, वह तो अपने वकील साहब को खिलाया कर। मैं तो सिर्फ अचार से भी रोटी खा सकती हूँ। अच्छा अक्की, मुझे भी तेरे पास बैठने के यह दिन जाने फिर कब मिलेंगे। तुझे क्या पता मैं हर वक्त जेम और मुरब्बे क्यों डालती रहती हूँ। शायद किसी के साथ बातें करने की जरूरत को ही पूरा करती रहती हूँ। प्रिया जिस वक्त चाय का प्याला बनाकर लाई, एकता चुपचाप बैठी खिड़की से बाहर देख रही थी। अकेली बैठी हंस रही है? हाँ हंस रही हूँ। कुछ रुलाइयाँ ऐसी भी होती हैं जो सिर्फ हंसी जा सकती हैं। सोच रही हूँ कि जिस वक्त सागर की मुडेर के पास खड़ी हो, सपनों जैसा देखने लग गई थी, उस 100 रुपया वाले छोकरे को उसी वक्त आना था। शायद जिस वक्त कोई जुर्रत आती है सपना देखने की, उसी जुर्रत पर हंसने वाला कोई मजाक भी पास ही खड़ा होता है। पीएस शर्मा का दफ्तर एकता ने देखा नहीं था। वैसे उस इलाके को वह अच्छी तरह जानती थी, तो भी जाने से पहले उसने फोन कर लिया। ऐसी बासी सी बनकर कहाँ चली है, कपड़े तो ढंग के पहन ले। प्रिया ने एकता को वायल की सफेद धोती में देखकर कहा, सोशल कॉल के लिए नहीं जा रही भाई, नौकरी के लिए जा रही हूँ, वॉकिंग औरत के कपड़े पहनकर। पर वह आश्रम नहीं दफ्तर है, वह भी एडवर्टाइजिंग का। एडवर्टाइजमेंट लोगों से लेने होंगे। मैं अपना देने के लिए नहीं चली, अपनी पढ़ाई का सर्टिफिकेट देना होगा, वह ले जा रही हूँ। वैसे वह वाकिफ है, उसे पता होगा। मिस शर्मा वाकिफ था, पर तो भी एकता ने अपने आप को उन सवालों के लिए तैयार कर लिया था जो बिजनेस लाइन के सवाल हो सकती थी। कोई सवाल सामने नहीं आया। एकता को तसल्ली से बढ़कर हैरानी हुई। काम का ब्यौरा और वहां दफ्तर में बैठने वाली घंटों की पाबंदी की जगह सिर्फ एकता को दी जाने वाली सहूलियतों का जिक्र था। 2 कमरों वाला फ्लैट भी एकता को दफ्तर की ओर से मिल जाएगा। यह बहुत बड़ी सहूलियत भी उसमें शामिल थी। मिस्टर शर्मा, आपकी कंपनी इतना कुछ मेरे लिए करेगी, पर उसके एवज में मैं, माफ करना, आपकी बात काट रहा हूँ एकता जी। कंपनी मेरी भी उतनी ही होगी जितनी आपकी। इसे आप हमारी कंपनी कहिए, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ आप इसमें एक छोटा सा शेयर खरीद लें और इसके एक डायरेक्टर भी हो जाएं। पर शेयर खरीदने के लिए इस वक्त मेरे पास इसकी कोई ज़रूरत नहीं। 1000 के शेयर ही काफ़ी हैं। वह 1000 भी आप अपने इस महीने की तनख्वाह का एडवांस ले लें और उसी के शेयर खरीद लें। मैं चाहता हूँ कि दफ्तर में काम करने वाले सभी लोग आपको कंपनी का मालिक भी समझें। यह सब कुछ मुझे कुछ एहसान सा लगता है। एहसान मेरा नहीं, आपका होगा। रोज इस दफ्तर में आप आएंगी, बैठेंगी, आपके कैबिन को आप जिस तरह चाहें फर्निश करवा देता हूँ। दीवार का जो भी रंग आपको पसंद आए, पर्दे भी आप जिस रंग के चाहें। टाइपिस्ट अपॉइंटमेंट लेटर टाइप कर रहा है, वह आप अभी ले लीजिएगा। एडवांस तनख्वाह भी, उसकी रसीद भी मैंने उसे टाइप करने को कह दिया है और शेयर के कागज भी वह तैयार कर रहा है। आइए, उतनी देर में मैं आपको आपकी केबिन दिखाता हूँ।
समझ की पकड़ में कुछ नहीं आ रहा था, पर एकता को मिस शर्मा ने उठने को कहा था। वह उठ पड़ी। केविन देखा। केविन छोटा सा था, जरा लंबा सा। एकता को उसकी शक्ल बिल्कुल एक सवालिया फिक्रे की तरह लगा। केविन में खड़ी को लगा कि सवालिया फिक्रा उसके सामने नहीं था, वह सवालिया फकरे के बीच खड़ी थी। आपका फ्लैट जरा दफ्तर से दूर पड़ेगा, पर कोई बात नहीं। सुबह आती बार मैं आपको अपनी गाड़ी में ले आया करूंगा, मिस्टर शर्मा ने कहा। तो एकता को अपने इर्द गिर्द पड़ा हुआ सवालिया फिकरा कस गया। कहने लगी, मेरे काम की तफसील आपने मुझको नहीं बताई, प्लीज वह जरा। सबसे बड़ा काम एकता जी, आपका इस दफ्तर में आके बैठना है। कंपनी फ्लरिश कर रही है। बड़े क्लाइंट्स जब आते हैं, उन्हें इम्प्रेस करने के लिए एक तो दफ्तर बहुत अच्छा होना चाहिए। आपने देखा ही है कि हमने दफ्तर को इस साल नई सूरत दी है। फिर अगर आप स्टाफ में होंगी, स्टाफ में भी और मालिकों में भी। मेरा ख्याल था कि रुपया कमाना बहुत मुश्किल होता है, मुझे नहीं पता था। एकता हंस पड़ी। इस कहानी का शेष हिस्सा अगले वीडियो में। धन्यवाद।